महत्वपूर्ण कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या होगा इसका, कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। और अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए लिखकर कि क्या होगा, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। ठीक है, तो टाइपिंग करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इसका आंसर कम से कम 3-4 लाइन, तीन लाइन में तो देना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। चलिए आइए मैं बता देता हूँ किस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना इसका उत्तर है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब इसका क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, कह रहा है कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन इच्छा रहन सहन रख सकेगा। परिवार नियोजन का मतलब कि एक बच्चों की संख्या का लिमिटेशन रखना, मतलब कि अगर आपके फैमिली में जितने ही कम बच्चे होंगे स्टूडेंट, समझिए कि वो आपका परिवार उतना ही सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो एक परिवार जो उसे कहते हैं कि उनकी बच्चों की संख्या का सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया। ठीक है, बच्चों की संख्या का सीमित करना मतलब एक लिमिट में रखना है कि आपके घर में 3 ही बच्चे हो, 2 ही बच्चे हो। ठीक है, उनकी लिमिटेशन को रखना, ये क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। इस प्रकार ये आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इतना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही चीज है। और आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिखा भी होगा इसका उत्तर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला था जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कितना प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये आपसे कह रहा है कि मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था, उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। कह रहा है कि मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया, उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कौन से पौधे पर किया और उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ बताते चलना है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा आपको किसी कीमत पे। आइए मैं बता देता हूँ इसका आंसर कैसे लिखेंगे अगर यह प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग, आई होप लिखना चालू कर दिए, कितने लोग लिख भी दिए हैं। और इसका उत्तर आप लिखेंगे इस प्रकार कि मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था, उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये पूछा है तब मटर का पौधा, मटर के जो पौधे थे उनका प्रयोग किए थे मेंडल ने आनुवंशिकता प्रयोग करने के लिए। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सटाइवम है। ठीक है, पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है मटर का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया है। तो इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है स्टूडेंट, देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जल्दी से उत्तर बताइए क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। चलिए बता दीजिए, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर होती है, उन दोनों में क्या संबंध होता है। जल्दी से फटाफट टाइपिंग के माध्यम से बताइए, हमें कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा इसका। तो आई होप देखिए सभी लोगों ने कमेंट करके बताना चालू कर दिया आंसर। मैं भी इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ अच्छी तरीके से। तो कह रहा है कि देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, इसलिए स्मॉल एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आपको यही आंसर लिखना है, f बराबर r/2 की जो इसकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। बस सिंपल इस प्रकार आप लिख देंगे, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आई होप क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उसका आंसर देने के लिए हो जाए बिल्कुल तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। कह रहे हैं 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। प्रश्न बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, अब बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। जल्दी से फटाफट अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि 1 एम्पियर की परिभाषा आप किस प्रकार व्यतीत कर सकते हैं, आप किस प्रकार उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा आपको देना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा इसकी डिफिनेशन। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा जल्दी से फटाफट मैं टाइमिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, इतना समय बहुत आप लोगों के लिए टाइपिंग करना सीख लीजिए, बहुत ही ज्यादा फास्ट। एक बार टाइपिंग कर देंगे, एक बार इस चीज को लिख देंगे तो कभी भूलेंगे नहीं।
ठीक है, जल्दी से बताइए कि 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे देंगे आप। तो चलिए आई होप सभी लोगों ने बता दिया है, मैं भी इसका आंसर बता देता हूँ कि 1 एम्पियर की परिभाषा आप कैसे दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में, अगर किसी कोई परिपथ है उसमें 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाता है, 1 एम्पियर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस माध्यम से आप 1 एम्पियर की परिभाषा व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्लियर होता हुआ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर आप इसे नोट करके याद कर लीजिएगा कि किसी परिपथ में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो समझ लीजिए कि उस परिपथ में जो प्रवाहित धारा का मान होता है वो 1 एम्पियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्लियर होता है अच्छे तरीके से, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए स्टूडेंट बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न, आप तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पड़े हुए हैं और अच्छे भी क्वेश्चन से इसका आंसर आप देंगे 100% देंगे। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, चलिए बता देता हूँ किस प्रकार इसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपको उत्तर इतना ही लिखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक, ठीक है, अभिकारक प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका कहने का मतलब समझ रहे सभी लोग जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो जाहिर बात है एक अभिकारक होगा एक उत्पाद होगा। ठीक है, अभिकारकों से मिलकर उत्पादों का निर्माण होता है, तो अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या दोनों समान होना चाहिए, उन दोनों को समान ही करना है, क्या कहलाता है, रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाता है, सबको मालूम है। तो आपको मालूम चल गया ना संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया ये हमारे रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाता है। बात ही सिंपल, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लियर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता हुआ तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप दीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से हमें इसका उत्तर बताइए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, कमेंट के माध्यम से हमें यह बताइए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं और आई होप कर भी देंगे आप लोग अच्छे तरीके से, और याद भी है प्रश्न आप लोगों को कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि आंसर किस प्रकार लिखेंगे आप। तो देखिए आंसर आपको इतना ही लिखना है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाती है। कहता है कि लोहे की जब हम वस्तुओं को हम पेंट करते हैं तो जो वायु में उपस्थित नमी होती है, ऑक्सीजन होती है, वो उससे अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अभिक्रिया नहीं कर पाता है तो जंग लगने से बच जाता है। अब वही पेंट नहीं करते हैं तो भाई क्या करता है, वो वायु में जो उपस्थित नमी होती है, ऑक्सीजन होती है, उसे अभिक्रिया करके संचारण पैदा कर लेता है और जंग लग जाता है। स्टूडेंट आप पेंट कर लेते हैं तो भाई अभिक्रिया कर ही नहीं कर पाता है तो वहां से कहां से जंग लगेगा। तो वही चीज है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब हम पेंट करते हैं तो वो वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है और जंग लगने से बचा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 में। और इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ये क्वेश्चन कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताइए कि क्या होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट करो। तो जल्दी से बताइए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग यहाँ पे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने उत्तर देंगे, जरूर देंगे। मैं इसका बता देता हूँ उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक
का ऑक्सीकरण तथा दूसरे विकारक का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है यहाँ पे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है, वही अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट सिंपल, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए उत्तर ही दिखाई दे रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। चलिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि ये हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में बनेगा भी। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है, जल्दी से बताइए। कोई भी आप दो उपयोग लिख सकते हैं अवतल दर्पण का, जो आपको याद होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से बताइए। रिप्लाई के माध्यम से, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। जल्दी से कोई दो उपयोग लिख के बताइए स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप, हमको लगता है कि यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे आप लोग। ठीक है, अवतल दर्पण के दो उपयोग चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का कि अवतल दर्पण के दो उपयोग क्या है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इतना ही आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट। अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो पहला उपयोग क्या है अवतल दर्पण का, कि अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है। सिंपल बात, जब सैलून में जाते हैं आप लोग तो वहाँ पे जो मिरर लगा रहता है वो अवतल दर्पण का लगा होता है स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा उपयोग कहाँ करते हैं अवतल दर्पण का, यहाँ पे तो कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कान और नाक व गले की जांच करवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो लेंस का प्रयोग करता है डॉक्टर, हमारे कान को देखने के लिए, नाक को देखने के लिए, गले की जांच करने के लिए, तो वो लेंस भी अवतल लेंस का ही बना होता है स्टूडेंट, जो डॉक्टर प्रयोग करता है। तो यहाँ पे दो यूज मैंने बता दिया आप लोगों को कि अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है, और कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए गए जो लेंस होता है वो भी अवतल लेंस का होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कितना प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा आप क्या देंगे, कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट के माध्यम से, सभी लोगों को देना है। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, फास्ट जल्दी से कमेंट कीजिए कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ किस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता, इतना आपको लिखना है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। नेत्र की समंजन क्षमता उसे कहते हैं कि चाहे वो वस्तु दूर हो चाहे पास हो, और आपका नेत्र उसको स्पष्ट रूप से फोकसित कर उसको स्पष्ट रूप से देख, चाहे वो वस्तु दूर हो चाहे निकट हो। दूर नजदीक वस्तु को भी हम स्पष्ट देख सकते हैं। अपने नेत्र को मतलब आपका नेत्र उसको समायोजित कर स्पष्ट रूप से देखने लगेगा। ठीक है, या तो वस्तु दूर भी रहेगी तो उसको भी समायोजित करके स्पष्ट रूप से क्या करने लगेगा, देखने लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उसकी जो क्षमता होती है उसको समायोजित करके देखने की जो क्षमता होती है वही तो क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। चलिए क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 9। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 स्लिप में और ये आपका क्वेश्चन आ गया है। चलिए इसको लगाना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट, दूरी का मतलब फोकस दूरी से संबंधित है। जल्दी से बताइए यहाँ पे सोल्यूशन करके क्या होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर 2F होता है, सभी लोग को मालूम है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर R/2 हो जाएगा सिंपल। यहाँ F की वैल्यू निकालना है और R की वैल्यू दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर बटे 2 घटा देंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। F बराबर 10 सेंटीमीटर, यही आ गया, यही तो आपका दूरी कहलाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना होगी 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्लियर होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमने टोटल 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लिया। बताइए कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अचीव किया है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा था, कमेंट आपने किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन के तौर पर ऐसे ही सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्ड एग्जाम 2021 में आप लोगों को। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए क्योंकि सभी लोग इस टेस्ट को दे सके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।